थायराइड ग्लैंड हमारे गले में होता है और 18 ग्राम से 20 ग्राम के बीच में वजन होता है इसका। थायराइड ग्लैंड पूरे शरीर की मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। मरीज देखते हैं रोजमर्रा में कि इसे थायराइड हो गया है, वो थायराइड नहीं हो गया, उसको हाइपोथायराइडिज्म हो गई है। जो मुझे लगता है वो ये कि सारे पैकेजेस में बहुत फ्रीक्वेंटली टेस्ट हो रहा है। हेलो एंड नमस्ते इंडिया, मैं शालिनी जंगीरा कैनन फाउंडेशन से एक बार फिर से हाजिर हूँ इसी दुआ के साथ कि फिट इंडिया ताकि इंडिया कीपिंग दिस होप अलाइव। लेट्स वेलकम वेरी कंपैशनेट, वेरी फ्रेंडली, very knowledgeable doctor who's working here as a head of endocrinology, Dr. Dheeraj Kapoor. We welcome you here. नमस्ते। डॉक्टर धीरज कपूर, व्यूअर्स हमारे साथ है, जनता आपको जानना चाहती है, प्लीज ब्रीफ करें अपना। मैं डॉक्टर धीरज कपूर, मैं हेड ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी आर्टेमिस हॉस्पिटल। मैं यहाँ से 17 साल से काम कर रहा हूँ यहाँ पर। बहुत ही खूब डॉक्टर धीरज कपूर, और जनता को ये बताना भी बहुत ज़रूरी है कि आप 25 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस रखते हैं इस फील्ड में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं आपकी फील्ड से ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो टॉपिक लगता बहुत छोटा सा है पर बीमारी हर घर में हर किसी को हो ही रही है आजकल, विच इज़ थायराइड। थायराइड के बारे में डॉक्टर धीरज, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि थायराइड ग्लैंड क्या है और ओवरऑल वेलबींग में ये क्या रोल प्ले करता है। थायराइड ग्लैंड हमारे गले में होता है, तितली की शेप का होता है और 18 ग्राम से 20 ग्राम के बीच में वजन होता है इसका। थायराइड ग्लैंड पूरे शरीर की मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। तो ये ग्लैंड कभी कम भी काम कर सकता है, कभी ज्यादा काम भी कर सकता है। आमतौर पे जो कम काम करता है उसे बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म, और ये ज्यादा कॉमन है बनिस्पत की हाइपरथायराइडिज्म के, जिसमें ग्लैंड ज्यादा काम करता है। तो हम जो मरीज देखते हैं रोजमर्रा में कि इसे थायराइड हो गया है, वो थायराइड नहीं हो गया, उसको हाइपोथायराइडिज्म हो गई है, जिसमें ग्लैंड कम काम कर रहा होता है। ओके डॉक्टर धीरज, का मतलब ये है कि जो कॉमन थायराइड डिसऑर्डर्स हैं उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? कुछ नाम दिए जाएंगे जैसे आप बता रहे हैं। हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं, और इसमें होती है हाशिमोटोज डिजीज, जो कि एक सब टाइप है। नाम बहुत लंबा चौड़ा है लेकिन बात फिक्र की नहीं है, वो हाइपो का पर्याय मान सकते हैं आप लोग। डॉक्टर धीरज, ये केसेस बहुत आम हो रहे हैं आजकल, जो हमने बताया कि जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, ऐसे ही थायराइड भी चल रहा है। तो क्या कॉजेज और क्या रिस्क फैक्टर्स हैं जो थायराइड की तरफ लेके जा रहे हैं? देखिए, ये बड़े कमाल की चीज़ है कि ज़्यादा शोर मच रहा है डायबिटीज़ का, लेकिन हाइपोथायराइडिज्म भी कोई बहुत अनकॉमन चीज़ नहीं है, काफ़ी कॉमन चीज़ है। जो मुझे लगता है वो ये कि सारे पैकेजेस में बहुत फ्रीक्वेंटली टेस्ट हो रहा है और इसलिए पकड़ में भी बहुत जल्दी आ रहा है। लेकिन एक बात समझनी पड़ेगी कि TSH जो एक प्राइमरी टेस्ट होता है, वो यदि 10 से ऊपर नहीं होता तो आमतौर पे लक्षण पैदा नहीं होते, जिसे बोलते हैं सब क्लिनिकल लक्षण के नीचे। किस तरफ लेके जा रहे हैं? तो स्ट्रेस किताब में लिखा गया है, स्ट्रेस एक कारण होता है। केमिकल्स होते हैं एंटीबॉडीज, जो अपने शरीर में ही बन जाते हैं और अपने ही थायराइड पे असर डालते हैं, जिसे बोलते हैं ऑटो इम्यून फिनोमिना। तो ये दो मुख्य कारण हैं। खान पान में मैं नहीं समझता, अगर हम गूगल करेंगे, जो कि आदत है लोगों की, तो ये कि साहब ब्रोकली, कैबेज, कॉलीफ्लावर, मस्टर्ड, जितनी भी ब्रासिका फैमिली है, लेकिन मेरे मानने में इन सब से बहुत अंतर नहीं पड़ता है। ओके डॉक्टर धीरज, जब पेशेंट्स आपके पास आते हैं तो आप कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं कि ये पेशेंट थायराइड का है? कोई टेस्ट होते हैं या कोई क्लिनिकल सिम्टम्स देख के आप? पहली बात तो ये है कि जो कॉमनेस्ट कंप्लेन है और जो कंप्लेन थायराइड में होता ही नहीं है, वो लेकर के आते हैं कि साहब हम मोटे हो रहे हैं। कहीं भी पढ़ेंगे तो थायराइड से वजन बढ़ता है, और वो वजन सूजन का होता है, मोटापे का नहीं होता। देखिए, TSH बढ़ा, फर्ज करिए हम मोटे हो गए, तो जब TSH नॉर्मल हो तो पतले होइए ना,
हम पतले होते नहीं है बिकॉज वो थायराइड से हुआ ही नहीं है। जबकि सूजन बहुत आती है, जैसे ही TSH कम होता है सूजन पटक जाती है। लेकिन लक्षण पे कहना मुश्किल होता है। जो आम लक्षण है वो आप समझ लीजिए कि सूजन आना, सुस्ती आना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, बालों का झड़ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल में दिक्कत, बहुत ठंड लगना, एक स्किन बहुत ड्राई स्किन रहना, ये मुख्य लक्षण है। वजन बढ़ता है सूजन की वजह से। लेकिन जो सबसे कॉमन टेस्ट जो बतलाता है किसी व्यक्ति को थायराइड है कि नहीं है, वो है T3, T4, TSH, जिनमें से TSH सबसे ज्यादा कॉमन और सबसे ज्यादा रिलायबल होता है। बेसिकली ये ब्लड टेस्ट है जिससे हम खून की जांच है, किसी भी समय हो सकती है। काफी पेशेंट पूछते हैं क्या हमें खाली पेट चाहिए? ना, थायराइड टेस्ट के लिए खाली पेट नहीं चाहिए। TSH आप कभी भी करा सकते हैं। और यदि आपको ऑलरेडी थायराइड डिजीज है, आपने गोली खाई कि नहीं खाई, उसका TSH पे कोई भी अंतर नहीं पड़ता। डॉक्टर, जैसे अभी आपने बताया कि थायराइड में कई बार जो मोटापा बढ़ता है, बेसिकली लोग उसी के साथ आते हैं कि जी मेरा मोटापा बढ़ रहा है, और वो कहते हैं जी फिर हमने थायराइड का टेस्ट कराया थायराइड। पर कई बार हमने ये भी देखा और सुना है कि कई बार हमारा वेट कम भी होता है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, दो तरह के होते हैं थायराइड, एक हाइपोथायरॉयडिज्म, एक हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म में मेटाबॉलिज्म जरूर कम होता है पर मोटापा नहीं बढ़ता। हाइपर में बढ़ता है मेटाबॉलिज्म, तो उससे वजन कम होता है और जो उसके और लक्षण हैं, बाल उसमें भी झड़ते हैं लेकिन हाथ पैर में कंपन होना। और हाइपो का जस्ट उल्टा, मतलब कि हाइपो में ठंड, इसमें गर्मी, हाइपो में कॉन्स्टिपेशन, इसमें डायरिया, हाइपो में सूजन, इसमें वेट लॉस। तो हाइपर, लेकिन हाइपर इतना कॉमन नहीं होता जितना होता है हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपर में कई बार आंखें बाहर को आती हैं, जिसे बोलते हैं एक्सोफ्थैल्मोस, या आंखों में लगता है कि धूल फेंक दी है, गिट्टी फेंक दी है, तो उसे बोलते हैं ग्रिटिनेस। ये काफी मेजर साइन है। लेकिन कोई भी आदमी जो धड़कन के साथ, कंपन के साथ और वजन कम के साथ आ रहा है, तो उसमें हाइपर थायरॉयडिज्म, जो कि हाइपो जितना कॉमन नहीं है, उसको देखना जरूरी है। इसमें TSH लो से होता है, मतलब कि बिलो नॉर्मल होता है। ओके, व्यूअर्स इस बात को नोट करें। डॉक्टर धीरज, नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि एक बार डायग्नोज हो गया तो हमारे पास क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है? मैं यहाँ पर केवल हाइपो की बात करना चाहूँगा, क्योंकि हाइपर में तरह तरह के ऑप्शन है और फिर हमारे जो बेचारे दर्शक हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे, बहुत चली जाएंगी, तो केवल हाइपो की बात करते हैं। वेरी कॉमन। हाँ, तो हाइपो में क्या है, थायरॉक्सिन नाम की दवा आती है और वो खानी होती है। हमारी ये नियत होती है कि हम लोएस्ट पॉसिबल डोज से शुरू करें। थायरॉक्सिन सुबह खाली पेट खानी होती है, और अगर हम दवा की डोज चेंज करते हैं तो 6 से 8 हफ्ते, मतलब कि 2 महीने पे दोबारा टेस्ट कराते हैं TSH का। कुछ लोग T3, T4 भी लिख देते हैं, पर मेरे हिसाब से TSH पर्याप्त होता है। और यदि TSH स्टेबल है, मतलब कि नॉर्मल रेंज में है, तो हमें दवा चेंज नहीं करनी डोज। बहुत कॉमन मिस्टेक है, TSH नॉर्मल हुआ, दवा कम कर दिया, इवन बंद कर दी, फिर बढ़ गया वो, तो उससे आती है कंप्लेंट्स कि हमारा TSH बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है। ना, TSH नॉर्मल हुआ है, वो दवा की वजह से हुआ है, तो आपको फिर वही डोज कंटिन्यू करनी है, और उस सूरत में 4 से 6 महीने पे रिपीट करना है टेस्ट। तो अगर डोज चेंज हुई तो 2 महीने पे, और चेंज नहीं हुई तो 4 to 6 मंथ्स पे चेंज करना होता है। गोली सुबह खाली पेट खानी है, पौने घंटे तक, एटलीस्ट आधे घंटे तक कुछ नहीं खाना आपने, इवन बेड टी भी नहीं लेनी। यदि किसी कारणवश आपको कैल्शियम या आयरन प्रिस्क्राइब किया गया है, तो उसमें और थायरॉक्सिन में 3 से 4 घंटे का अंतर रखना है। उसी तरह अगर आप किसी कारण से सोया ले रहे हैं, चाहे सोया मिल्क हो या सोया प्रोडक्ट्स हो, तो उसमें और थायरॉक्सिन में 3 से 4 घंटे का अंतर रखना पड़ता है। वंडरफुल नो डॉक्टर धीरज कि आपने
पूरी प्रोटोकॉल ही बता दिया है। अगर मेडिसिन स्टार्ट कर दी है तो किस तरीके से लेनी है, किस समय लेनी है और किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा जब भी थायराइड हमारी बॉडी में आता है, हम मेडिसिन पे आ जाते हैं और कई बार हमें लगता है इलाज करते करते, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई थिंक, कि हम इलाज करते करते हमें लगता है आप बेटर हो गए, वेट भी कम हो गया, एनर्जी लेवल भी ठीक लग रहा है, हम ठीक लग रहे हैं, अब हम मेडिसिन खुद ही बंद कर सकते हैं। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो जैसा कि मैंने कहा था कि बंद नहीं करनी है। देखिए, ऐसा है कि थायराइड डिसऑर्डर कोई इन्फेक्शन नहीं है कि हमने 5 दिन 10 दिन 2 महीने एंटीबायोटिक खा ली, वो चला गया बंद ना। जैसा मैंने कहा था, ये ऑटोइम्यून डिजीज है, तो इसमें हमको दवा लगातार खानी है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, ये जो दवा है ये गलत टर्मिनोलॉजी है, क्योंकि थायरॉक्सिन का आमतौर पे साइड इफेक्ट नहीं होता, तो ये रिप्लेसमेंट है। थायरॉक्सिन क्या है जो गोली खाते हैं? ये गोली उसी हार्मोन की है जो कि ग्लैंड से बन रहा है। तो उसका मतलब ये हुआ कि आपका TSH जो आज की तारीख में है वो डिपेंड करता है आपका ग्लैंड कितना काम कर रहा है और गोली कितनी खा रहे हैं। तो अगर आप गोली बंद करेंगे बढ़ जाएगा TSH, नंबर 1। नंबर 2, समय के साथ साथ थायराइड ग्लैंड का फंक्शन कम होता है, तो उसकी पूर्ति करने के लिए हमें गोली बढ़ानी पड़ती है। तो जनरली समय के साथ साथ थायरॉक्सिन की डोज बढ़ती है, लेकिन ये एक यूजुअल फिनोमेना है, ना तो इसमें कोई चिंता की बात है और ना कोई अनयूजुअल चीज़ है। इसमें दवा बढ़ानी पड़ती है समय के साथ साथ थायराइड की। So again, very important question comes कि डॉक्टर धीरज, स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ ये कैसे इफेक्ट करती है हमारी थायराइड को, हेल्थ को, और क्या स्ट्रैटेजीज अवेलेबल हैं कि हम मैनेज कर सकें? अगर हम देखें टेक्स्ट बुक, तो जितनी भी ऑटोइम्यून डिजीज हैं और हाइपो और हाइपरथायरॉयडिज्म दोनों ही उनमें से है, तो स्ट्रेस से वो एग्रीवेट होती हैं। लेकिन ये पिन पॉइंट कर देना कि ये स्ट्रेस से हुआ है, ये बहुत मुश्किल काम है और इम्प्रैक्टिकल भी है, क्योंकि दवा तो वही चलनी है, चाहे स्ट्रेस से हो चाहे कैसे भी हो। लेकिन हाइपर, जो इसका उल्टा है, वो स्मोकिंग से एग्रीवेट होता है। दूसरा, स्ट्रेस हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयड ही नहीं करता, वो बीपी बढ़ा सकता है, वो शुगर पैदा कर सकता है। तो स्ट्रेस तो हमें कम करना ही हर सूरत में। तो स्ट्रेस, एक तो मेडिटेशन बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। एक्सरसाइज कैलोरीज तो बर्न करती ही है। एक्सरसाइज स्ट्रेस बस्टर भी है। एक्सरसाइज गिव्स यू अ फील गुड फैक्टर, वो अपने को समझना पड़ेगा। सो मेरे हिसाब से मेडिटेशन एंड एक्सरसाइज, मैं जो एंग्जाइटी करती हैं दवा बंद, मैं एंग्जियोलिटिक्स में उनका बहुत फ़ैन नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब नहीं करना चाहता। मेरे ख्याल में एंग्जाइटी और डिप्रेशन, घबराहट, स्ट्रेस, इनको पहले लाइफस्टाइल से एड्रेस किया जाए तो हमेशा बेहतर रहता है। वेरी नाइस। क्या पोटेंशियल लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हो सकते हैं एक अनट्रीटेड थायराइड? हाँ, सो अनट्रीटेड हाइपोथायरॉयडिज्म, नंबर 1, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और ये बताने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो वो हृदय की धमनियों में है ना, जो ब्लड वेसल्स ऑफ द हार्ट है, उनमें जमेगा, रिस्क होता है हार्ट अटैक का। लेकिन अगर अनट्रीटेड हो तो एक बहुत गड़बड़ चीज़ें बोलते हैं मिक्सिडीमा कोमा, और उसमें क्या है, बेहोशी आ जाती है और उसका बहुत हाई मोर्टेलिटी रेट है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म को बिल्कुल भी हल्के में ना लें। मतलब एक गोली खानी है, उस गोली का साइड इफेक्ट भी नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि हमें इसमें कोई कोताही बरतनी चाहिए। इसका उल्टा हाइपरथायरॉयडिज्म एक बहुत ही फ्लक्चुएंट काइंड ऑफ डिजीज है, तो उसमें लेवल ज़्यादा अप एंड डाउन होते हैं। बट जैसा मैंने कहा, हाइपरथायरॉयडिज्म इतनी कॉमन नहीं है जितनी कि हाइपोथायरॉयडिज्म है। हाइपोथायरॉयडिज्म एक गोली सुबह खाली पेट खाओ, बाकी दिन भर की छुट्टी, कुछ करना ही नहीं है और इसके आगे। ट्रू। सो डॉक्टर धीरज,
वी क्रॉस डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ कि इसमें हमारी प्रेगनेंसी आती है, फीमेल्स हम बात कर रहे हैं, मेनोपॉज कर रहे हैं, एडोलेसेंट बताएं, तो उस स्टेज में हम थायराइड को कैसे मैनेज करते हैं? मैं बस प्रेगनेंसी के बारे में बहुत इम्पोर्टेंट है, मैनेजमेंट तो वही है कि दवा देनी है। एडोलेसेंट में ये है ग्रोइंग एज है, थायराइड मैंने कहा था मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो देनी है। बट प्रेगनेंसी के बारे में बहुत ज़रूरी है जानना, और ये टॉपिक बहुत क्लोज है मेरी हार्ट के, प्रेगनेंसी, बिकॉज प्रेगनेंसी एंड डायबिटीज़ पे मैंने किताब लिखी है पूरी एक। सो दिस प्रेगनेंसी इशू इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। और प्रेगनेंसी और थायराइड, थायरॉक्सिन अगर कोई लेडी खा रही है प्रेगनेंसी से पहले तो थायरॉक्सिन कंटिन्यू करना ज़रूरी है, लाजमी है, और 4 से 6 हफ्ते पे टेस्ट कराना ही कराना है प्रेगनेंसी भर। अगर हम थायरॉक्सिन बंद करते हैं प्रेगनेंसी में, TSH, T3, T4 हार्मोन ऑल्टर होते हैं, तो बच्चे का मानसिक विकास गड़बड़ हो सकता है। जो बच्चा गर्भ में है, द अनबॉर्न बेबी में हैव मेंटल रिटार्डेशन, and that is criminal on the mother's part. I am using a very strong language here for 2 reasons. Number 1, pregnancy is very close to my heart, and number 2, जो इतनी मिथ्याएं और इतने जो भ्रम फैला दिए गए हैं कि प्रेगनेंसी में थायरॉक्सिन नहीं खानी और ये दवा और वो दवा, वो गलत है। थायरॉक्सिन अगर चालू है प्रेगनेंसी में बिल्कुल बंद नहीं करनी। अब मैंने क्यों बोला कि अगर लेवल नॉर्मल भी है फिर भी चेक कराएं, बिकॉज थायरॉक्सिन की डोज वजन पे डिपेंड करती है, बॉडी वेट पे डिपेंड करती है। प्रेगनेंसी में आपका वेट तो बढ़ना ही बढ़ना है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो आपके बिना ही कुछ कहे, बिना ही कुछ किए थायरॉक्सिन की डोज चेंज हो रही है, क्योंकि एक 50 साल की फीमेल में वही डोज अलग मायने रखती है। प्रेगनेंसी में 56 केजी जब वेट हो गया तो उसमें अलग मायने रखती है। सो प्रेगनेंसी भर टेस्ट करने हैं 4 से 6 हफ्ते पे। दवा कुछ भी हो जाए, थायरॉक्सिन बंद नहीं करनी है। हमारी महिलाएं जो भी ये इंटरव्यू देख रहे हैं वो जान ले और पहचान ले कि कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है थायराइड हमारी प्रेगनेंसी में, और हमें रेगुलर फॉलोअप्स लेने हैं, मेडिसिन खुद से बंद नहीं करी है। डॉक्टर धीरज कपूर ने बार बार ये बताया है कि आप फॉलोअप्स लें, मेडिसिन की डोज डॉक्टर को डिसाइड करने दें और खुद से मेडिसिन को ना बंद करें। तो डॉक्टर धीरज, थैंक यू, आपने बहुत वंडरफुल इन्फॉर्मेशन दी आज हमारे व्यूअर्स को। जनता हमारे साथ है, जनता हमें देख रही है। आपने बताया थायराइड ग्लैंड जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए और हमारे हेल्दी वेलबींग के लिए। आपने जनता को ये भी बताया कि एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, राइट, जो ठीक हो सकती है अगर आप बैलेंस डाइट करें, आप रेगुलर मेडिटेशन करें, योगा करें, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें, तो आप अपने आप को ठीक भी रख सकते हैं। ये हमारे हाथ में ही है। बट अगर आपको ये सिम्टम्स आते हैं, आप एक अच्छे डॉक्टर लाइक धीरज कपूर से विजिट कर सकते हैं, अपना इलाज कर सकते हैं और एक एनर्जेटिक और एक हेल्दी लाइफ लीड कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, कीप स्माइलिंग, स्टे कनेक्टेड विद कैनविन टू स्टे हेल्दी। सो डॉक्टर धीरज, सिंस द कैनविन टीम इज हियर, एनीथिंग यू वांट टू ऐड फॉर अस? कैनविन जो मुझे लगा है, मैंने काफ़ी साल से महसूस किया है, बहुत ही सेल्फलेस सर्विस कर रहे हैं। और अभी जानने में आया था 3-4 दिन पहले कि इन्होंने बहुत अच्छा एक हॉस्पिटल खोला है, मल्टी स्पेशलिटी, एंड अगर मतलब बिल्कुल ही सब्सिडाइज्ड इशूज़ में ये लोग डायलिसिस दे रहे हैं, कीमोथेरेपी दे रहे हैं, आई थिंक इससे बड़ा पुण्य का काम नहीं है। सो माय कंग्रेचुलेशंस टू कैनविन एंड माय गुड विशेस कि ये ऐसे ही पेशेंट्स की सेवा करते रहें और हमारे पेशेंट्स को स्वस्थ रखें, हेल्दी रखें। थैंक यू सो मच। Thank you, Dr. Rees, for your precious time and sharing knowledge with us. Thank you, viewers.